हेडिंग डालिए नया, जल्दी से नया टॉपिक। कल आपको ऑर्बिट्स के बारे में बताया है, ठीक है, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि ऑर्बिट बहुत बेसिक टॉपिक है। बेसिक टॉपिक कहने का ऐसा ये है कि ऑर्बिट आपको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ऑर्बिट समझ में आएगा, वहीं से आपको प्रक्षेपण यान की रूप मतलब आगे की कहानी समझ में आएगी, वहीं से उपग्रहों का उपयोग समझ में आएगा। इसीलिए ऑर्बिट को पहले अच्छे से समझना ज़रूरी है। उम्मीद है आप लोगों को कल समझ में आ गया होगा, है ना। ऊंचाई के आधार पर ऑर्बिट और उपयोग के आधार पर ऑर्बिट अलग अलग प्रकार से देखा था। अब जो ऊंचाई के आधार पर जो ऑर्बिट पढ़े हैं, उसमें 3 प्रकार के ऑर्बिट आपको बताए थे, LEO, MEO और HEO। फिर उसके बाद उपयोग के आधार पर LEO में 2 प्रकार के, एक है पोलर ऑर्बिट और दूसरा है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, है ना, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। उसमें ये होता है कि उपग्रह हमेशा सूर्य के सामने होगा, ठीक। फिर MEO में किसी भी प्रकार का उपयोग हमने नहीं पढ़ा, मतलब कोई ऐसा स्पेशल ऑर्बिट। MEO में इतना हम जानें कि भाई MEO में नेविगेशन सैटेलाइट्स का स्थापना किया जाता है। जितने भी प्रकार के वर्ल्ड स्तर, विश्व स्तर पर जो है GPS बने होंगे, नौवहन उपग्रहों की स्थापना की गई होगी, वो कहाँ की गई होगी? MEO में की गई होगी। उसमें भी आपको हमने हाइट लिखाया 2000 से 35,786 किलोमीटर, लेकिन नौवहन उपग्रहों की स्थापना के लिए जो हाइट मतलब औसतन हाइट देखी जाती है वह 20,000 से 23,000 के बीच में, ठीक है। तो इसी के बीच में उनकी रेंज रहती है स्थापित करने की। ये बात अलग है कि भारत ने IRNSS जो है HEO में स्थापित किया है, लेकिन आपको मुख्य तौर पर याद रखना है कि नौवहन उपग्रहों की स्थापना MEO में ही की जाती है। उसके बाद आप जाएंगे HEO में, तो HEO में 2 प्रकार के ऑर्बिट आपको पता है, ठीक है। एक है जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट GEO, और एक है GSO जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, है ना। GEO जो होता है वो GEO और GSO के बीच में मूल अंतर एक ही है, क्या है? उनकी घूर्णन वो जो कक्षा है, ठीक है। एक बिल्कुल किसके परितः घूमता है? इक्वेटर के एकदम समानांतर घूमते रहता है, और दूसरा परवलयाकार रूप में या दीर्घवृत्ताकार रूप में आप कह सकते हो, ठीक है, राउंड लगाता है। अगला टॉपिक आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रक्षेपण यान। यहाँ से हो सकता है सीधे सवाल आए ना आए, लेकिन आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी, तभी आपको उपग्रह वाला टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। प्रक्षेपण यान, इसका मेंस में हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ पर तो कुछ अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। प्रक्षेपण यान में 2 प्रकार की चीज़ें आपको देखनी है, थोड़ा स्पीड से। पहली बात, इसका बेसिक हम पढ़ें, है ना, कि प्रक्षेपण यान होते क्या है और ये कैसे उड़ते हैं, ठीक, पूरी प्रोसेस। और दूसरा, भारत में प्रक्षेपण यान, भारत में प्रक्षेपण यान, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। यहीं से PT में ज़्यादा सवाल आएंगे भारत में प्रक्षेपण यान वाले टॉपिक से। पहला है बेसिक, तो बेसिक में हमको देखना है प्रक्षेपण यान क्या होते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कौन सा सिद्धांत लगता है, ठीक। और तीसरी बात, इसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। और ईंधन के आधार पर ही एक इसमें नई चीज़ आपको पढ़नी है जो आप सुनते होंगे अक्सर, क्रायोजेनिक इंजन। यहाँ पर इतने बेसिक आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। भारत में प्रक्षेपण यान की बात करें तो भारत में कितनी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है? 5 पीढ़ी के प्रक्षेपण यान है अभी तक। लॉन्च व्हीकल शॉर्ट में हमने लिख दिया है। अब वो कौन कौन से हैं भाई? एक है SLV, फिर ASLV, फिर PSLV, GSLV और GSLV Mach 3, ठीक है।
यहीं पर इनका डेट भी लिख लो साथों साथ, तो एक बार में कुछ फैक्ट यहीं पर मिल जाएंगे। जैसे SLV का विकास हुआ है, का निर्माण किया गया है 1900 कब 1987 में ना, 87 में, सॉरी 79 में, सॉरी 1979 में। यहाँ पर ASLV का 1983-84 लिखना है ना, 83, 84, 87 तक रहा ये। फिर PSLV 1994 और GSLV का विकास चालू हुआ 1994 से ही, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ 2010 में। और इसका आगे देखेंगे, इसमें सफल प्रक्षेपण जुड़ते जाएंगे, कुछ नया डेटा जुड़ेगा, ठीक है। अभी आप मोटे तौर पर याद रखो कि GSLV का विकास हमने करना चालू कर दिया था कब से, 1994 से ही। मतलब यहाँ से जो है उसकी पृष्ठभूमि बनने चालू हो गई, लेकिन यहाँ से फिर वो गति पकड़ेगा 2010 से। और पहला प्रक्षेपण यद्यपि 2008 में हुआ, 2014 में पहला सफल प्रक्षेपण, और 2017 में एक बड़ा प्रक्षेपण हुआ सफल GSAT-19 का, ठीक है। और वहाँ से फिर आप कह सकते हो कि कंटिन्यूटी बनी हुई है। और अब वर्तमान में आप GSLV मैक 3 के माध्यम से हमने क्या भेजा था, चंद्रयान सेकेंड भेजा था, है ना। चंद्रयान फर्स्ट PSLV के माध्यम से भेजा गया, जबकि चंद्रयान सेकेंड GSLV मैक 3 के माध्यम से भेजा गया था। तो इतनी चीज़ें आप पहले अपने पेज में लिख लो, उसके बाद फिर बेसिक टॉपिक की बात करें। रखना है कुछ देर, थोड़ा स्पीड से लिखो भाई, है ना। चलो आगे बढ़ जाओ। प्रक्षेपण यान के बारे में आप जानो पहले, क्या होता है प्रक्षेपण यान, कैसे उड़ता है। तो कैसे उड़ता है तो एक बार आपको बताया है, नीचे से हवा फेंके और ऊपर जाए। समझ में आई बात, है ना। नीचे जितनी तेज़ गति से वो क्या करेगा, ईंधन उसमें बर्न होगा, जलेगा, और वो धुआं जितनी तेज़ गति से निकलेगा तो रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उतनी तेज़ गति से क्या होगा, ऊपर उठेगा। ये मूलभूत सिद्धांत है। अब इसमें मान लीजिए कि यदि रॉकेट ज़्यादा भारी हो तो फिर क्या, तो फिर आपको करना पड़ेगा क्या, ये जो यहाँ साइड, ये जो यहाँ पर पहली बार जब बर्न होता है तो इसमें बूस्टर लगाने पड़ते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि भाई ऐसा एक रॉकेट सामान्यतः ऐसे ही रहता है ना। अब इसमें कभी कभी ये साइड में ऐसे और भी फंसे रहते हैं ऐसे, और 2-4 चीज़ें ऐसी फंसी हुई रहेगी, है ना। और फंसा दो लो, ठीक है, 3-3 ऐसे। तो मान लीजिए कभी ये हेवी है तो क्या होगा, इसको उड़ाने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती होगी। तो ज़्यादा पावर के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बूस्टर लगाने पड़ेंगे। जब ये एक साथ सब धुआं फेंकेंगे तब वो तेज़ गति से उठेगा। याद रखिए, प्रक्षेपण यान को उठाने के लिए ही सबसे ज़्यादा पावर लगती है, उसके बाद पावर कम भी लगेगी तो भी वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता चला जाएगा, है ना। तो शुरुआत में उठाने के लिए उसको बहुत ताकत लगती है, बहुत पावर लगता है, इसलिए उसको नीचे हमेशा बूस्टर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातें फिजिक्स की याद रखनी पड़ेगी। पहला, ये जो प्रक्षेपण यान उड़ता है ये 2 सिद्धांतों पर काम करता है फिजिक्स के, एक न्यूटन के थर्ड लॉ और एक संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर। तीसरी बात, आपको पलायन वेग का मान भी पता होना चाहिए। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है, 11.2 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना, 11.2 किलोमीटर जाना चाहिए। इतनी रफ्तार से यदि कोई निकले पृथ्वी से तो वो वायुमंडल से बाहर निकल जाएगा, नहीं तो फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी रफ्तार उनको चाहिए। पलायन वेग का मान पहला, दूसरा न्यूटन का थर्ड लॉ, और तीसरा संवेग संरक्षण का नियम। तो ये सारे इसमें फिजिक्स की चीज़ें लागू होगी। ये जो आपके पास रॉकेट होता है जिसको आप उड़ाते हो, इसकी कुछ मूलभूत बातें, जैसे मान लीजिए कि
कि ये जो रॉकेट है आपका साइड में उड़ भी रहा है, ठीक है। तो रॉकेट में हमने बताया कि रॉकेट को उड़ाने के लिए क्या क्या लगेगा। पहला, जो फिजिक्स के जो सिद्धांत लगते हैं, फिजिक्स के जो सिद्धांत काम करेंगे। पहला नंबर क्या, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, और उसी के माध्यम से जब क्रिया नीचे की तरफ लगेगी, धुआं नीचे की तरफ निकलेगा, यहाँ पर ईंधन होगा, वो जलेगा और तेज गति से धुआं पीछे की तरफ निकलेगा, तो क्या होगा, वो तेज गति से रॉकेट ऊपर की ओर उठेगा, है ना। धुआं नीचे, रॉकेट ऊपर, ठीक। तो न्यूटन का तीसरा नियम। दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। दिख पा रहा है कि नहीं भाई, दिख रहा है ना, थोड़ा सा दिक्कत जाएगा पर आप सुन लो, है ना। न्यूटन का तीसरा नियम और दूसरा संवेग संरक्षण का नियम, ये दो नियम लागू होंगे। अब इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा है, वैसे ही सुन लो बस, क्योंकि ये मूलभूत बातें हैं। हो सकता है कि पीटी में सवाल आए कि रॉकेट न्यूटन के किस नियम के आधार पर उड़ान भरता है, ठीक, न्यूटन के थर्ड लॉ के आधार पर। अब दूसरा नियम हमने कहा संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम वैसा ही है जैसे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि भाई कोई वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। बाह्य बल लगेगा तो हम उसको रोक सकते हैं या हम उनको गतिशील बना सकते हैं। तो वहीं से बल की परिभाषा भी मिल जाती है, वो फिजिक्स का पार्ट है। तो ये जो है संवेग संरक्षण का नियम भी ऐसा ही कुछ है कि भाई दो पिंडों के बीच आपसी अंतःक्रिया, जब ये आपस में अंतःक्रिया करते हैं, जब इन पर कोई बाह्य बल न लगे तो इनकी जो गति है वो एक समान बनी रहती है। कहने का मतलब है कि ये जो रॉकेट जिसको आप उड़ा रहे हो, इस पर किसी भी प्रकार का फोर्स कोई बाहर से व्यक्ति कोई धकेल नहीं रहा है, केवल ईंधन जल रहा है और उड़ रहा है, तो उसकी गति क्या होगी, समान बनी रहेगी। जिस गति से वो उड़ेगा उसी गति से उड़ता रहेगा। लेकिन क्या होता है कि इसमें फ्यूल भरा होता है अलग अलग चरणों का, 3 चरण मान लीजिए, 4 चरण है, 1 2 3 4, 4 चरण का फ्यूल मान लो भरा हुआ है। तो चरणबद्ध रूप से ये रॉकेट का ईंधन जलता है। सबसे पहले क्या जलेगा, फर्स्ट 1 जलेगा। ये जैसे ही जला, ख़त्म हुआ ईंधन, तो ये इतना पार्ट टूट करके क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। फिर बारी आएगी दूसरे की, ये जलना चालू होगा, ये जैसे ही जलेगा तो टूटकर नीचे गिर जाएगा। ऐसे करते 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 आपके पास केवल ये रह जाएगा ऊपर का पार्ट, और यहीं पर आप क्या करते हो, उपग्रह या जिस पिंड को आपको अंतरिक्ष में भेजना है उसको यहीं रखते हो, यहाँ नहीं रखते हो, क्योंकि ये सारा पार्ट क्या होता है, नीचे टूटकर गिर जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे ईंधन जलेगा वैसे वैसे गिरेगा। तो सामान्य सी बात है कि जब आपने मान लीजिए कि प्रक्षेपण यान को लॉन्च किया था, तब उसका वेट मान लीजिए कि 1000 किलोग्राम था, 1000 किलोग्राम था, ठीक है। इस पूरे के पूरे रॉकेट का वेट मान लीजिए कि कितना किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम। और तब इसकी स्पीड मान लीजिए कि 15 किलोमीटर पर सेकंड रही होगी, ठीक है। पहला चरण जैसे ही जल के ख़त्म हुआ तो इसकी हो गई, इसका जो वेट है वो 750 किलोग्राम हो गया मान लीजिए, मतलब 250 किलोग्राम माइनस हो गया। तो स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी ना, वेट कम हो चुका है तो अब स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। वैसे ही समझ लीजिए कि भाई बड़े पत्थर को आप कम दूरी तक फेंकते हो क्योंकि उसमें ज़्यादा ताकत लगती है, और छोटे पत्थर को आप ज़्यादा दूर तक फेंक पाते हो, स्पीड से फेंक पाते हो, है ना, क्योंकि इसमें कम ताकत लगती है। तो वेट हो जाएगा कम तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ इसकी स्पीड मान लीजिए कि 25 किलोमीटर हो गई पर सेकेंड, स्पीड बढ़ गई, ठीक है, 10 किलोमीटर बढ़ गई। फिर इसका वेट जब जैसे ये फर्स्ट चरण जलने के बाद, अब जैसे सेकंड चरण जला और नीचे गिरा, उतना फ्यूल ख़त्म हुआ, तब इसका जो वेट है वो कितना हो गया, 500 किलोग्राम हो गया। अब इसकी स्पीड फिर से क्या होगी, दोगुनी बढ़ जाएगी। अब 10 बढ़ी थी, अब कितनी बढ़ेगी, 20 बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सामान्य सा लॉजिक है। ऐसे समझ लो कि जैसे जैसे वेट कम होगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ती चली जाती है।
तो शुरुआत में जो रॉकेट है उसका वेग या उसकी गति, उसकी स्पीड कम होगी और सबसे अंतिम में सर्वाधिक होगी। बात समझ में आई? क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उसका वेट कम होता जा रहा है और अंतिम में केवल उसके पास ये वाला पार्ट रह जाएगा जिसको आपको पहुंचाना है अंतरिक्ष में, इतना सामने वाला भाग, ठीक है, इतना पार्ट रह जाएगा बस। अब ये पार्ट आते तक उसको आप अंतरिक्ष में ढकेल चुके हो, अब वहाँ उसकी स्पीड भयंकर हो, मतलब बहुत ज़्यादा होगी, ठीक। ये रॉकेट साइंस है। सामान्यतः बहुत आसान भाषा में ऐसे ही समझाया जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि रॉकेट कैसे उपग्रह को वहाँ छोड़ता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब ये भी बात समझ में आ गई होगी कि ये जो लंबा सा रॉकेट आप देख रहे हो, ये जाते तक इतना सा रह जाता है, मतलब बाकी पार्ट क्या होंगे? टूटकर गिर जाएंगे। अब टूटकर रॉकेट नीचे गिर रहा है, सोचो ज़रा कि आपने रॉकेट को ऊपर की तरफ छोड़ा है, यहाँ पर आपने कोई पिंड स्थापित किया है, इसको आप उपग्रह नाम दे दो और मान लीजिए कि 4 चरणी रॉकेट है। पहला चरण जल्दी जल के गिर जाएगा, दूसरा चरण भी जल्दी जल के गिर जाएगा और ये पहला और दूसरा चरण जलते तक ये पृथ्वी के वायुमंडल में ही है, यानी 100 किलोमीटर के भीतर ही है, ठीक है, मतलब जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इसका मतलब ये हुआ जब ये टूटकर गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? पृथ्वी पर ही गिरेगा ना, ठीक है। मतलब शुरुआती 1-2 चरण जो होते हैं या जितने बूस्टर रॉकेट है, बूस्टर रॉकेट तो तुरंत जलकर नीचे गिर जाएंगे। आपने कभी प्रक्षेपण करते हुए देखा होगा कि भाई जैसे ही प्रक्षेपण होता है तो तेज़ गति, बहुत सारा धुआं और आग निकलती है और कुछ ना कुछ टूटते जाता है, ठीक है, और ऊपर की तरफ रॉकेट उठता है। थोड़ी दूर जाएगा तो फिर कुछ नीचे गिरेगा, फिर थोड़ी दूर जाएगा फिर कुछ नीचे गिरेगा। तो नीचे जो गिर रहे हैं वो बूस्टर होंगे और साथ में क्या होगा? ये पहला चरण का अवशेष होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ें आप इसमें लगा रहे हो, ये शुरुआत में मतलब स्टार्टिंग में ये पृथ्वी पर ही गिरेगी। इसीलिए रॉकेट को कभी भी समुद्र की तटीय भाग से लॉन्च करते हैं। समझ में आई बात? भारत में यहाँ पर है कहीं यहाँ पर है, क्या है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, और जहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है जिसकी स्थापना 1971 में हुई है। ये फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा से हम क्या करते हैं? रॉकेट लॉन्च करते हैं। वर्ल्ड में कहीं भी जाइए, सारे के सारे लॉन्चिंग सेंटर समुद्र के तटीय भाग में ही होंगे या ऐसे स्थान पर होंगे जहां मरुस्थल है। जैसे कजाकिस्तान में एक है, वहां पर तो समुद्र नहीं है, तो वहां है रेत, मरुस्थल, ठीक है। वहां पर एक प्रक्षेपण केंद्र है बीकानेर करके, वहां से रसिया अपना लॉन्च करता है। तो वहां से जो बीकानेर है, सॉरी, है ना, बीकानेर नहीं, बीकानेर तो राजस्थान में है ना, बीकानेर है ना। तो बीकानेर से क्या होता है? रसिया लॉन्च करता है। अब वहाँ पर है मरुस्थल, तो या तो क्या चाहिए? समुद्री तट चाहिए या तो मरुस्थल चाहिए, ताकि ये जो अवशेष गिर रहे हैं वो किसी आदमी पर न गिर जाए। समझ में आई बात? क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारे लॉजिक आपको समझ में आने चाहिए। समुद्र तट में होना चाहिए या तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में होगा। अक्सर ज़्यादातर जो प्रक्षेपण यहाँ केंद्र है वो कहाँ है? समुद्र तट के किनारे हैं, 1-2 को छोड़कर ऐसे, ठीक। पहली बात ये हुई। दूसरी बात कि ये जो प्रक्षेपण केंद्र होता है वो हमेशा विषुवत रेखा के करीब होता है। विषुवत रेखा के करीब इसलिए होता है क्योंकि आपने सुना होगा एक कोरियालिस बल, ठीक है। तो जैसे ही विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ हम जाते हैं, कोरियालिस बल का मान बढ़ता चला जाता है ना। और कोरियालिस बल क्या करता है? आप ऐसा उसको समझ लीजिए कि भाई कोरियालिस बल ज़्यादा लगता है
तो आपको ऊपर जाने में ज़्यादा पावर लगेगी या उसको दबाने का काम करता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को ज़्यादा बढ़ा देता है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल ऐसे घुमाता है चीज़ों को। आपने ये भी सुना होगा कि भाई कोरियालिस बल के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ नहीं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती है। हवाएं को कभी ऐसे चलते देखा है? ऐसे नहीं चलती हवाएं, ऐसी चलती है कि नहीं? क्यों चलती है? कोरियालिस बल के कारण चलती है, क्योंकि हवाओं को उन्होंने दबा दिया नीचे की तरफ। तो कोरियालिस बल क्या करता है? चीज़ों को नीचे की तरफ दबाता है, मतलब घुमाता है, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी पर जो है ये जो प्रक्षेपण यान है, प्रक्षेपण केंद्र होते हैं, वो कहाँ स्थापित होंगे? ज़्यादातर विषुवत रेखा के पास होंगे, क्योंकि विषुवत रेखा के पास कोरियालिस बल का मान कम है। इसीलिए या तो आप यहाँ स्थापित करो, या तो भारत में जैसे मान लीजिए कन्याकुमारी के पास, यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर अभी एक किया जा रहा है ना, साउथ में एक हम कर रहे हैं, अभी हमारे पास यही है श्रीहरिकोटा में, वो थोड़ी सी दूरी उसकी ज़्यादा है विषुवत रेखा से। अब हम यहाँ पर लाने का इसको प्रयास कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर हम स्थापित कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। आपको यदि याद हो तो आप अभी पढ़ाएंगे हम आपको कि भारत का जो पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से, जिसको उस समय थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहा जाता था, 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया और वो यहीं से किया गया था, थुम्बा से। और ये जगह इसीलिए चुनी गई थी क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास थी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर यहाँ स्थापित किया हमने, अब फिर से हम यहाँ पर स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं, एक जगह चुना है हमने, ठीक है, वो करंट का पार्ट होगा। तो रॉकेट लॉन्च कैसे होता है? 3 बातें याद रखनी पड़ेगी। पहला, न्यूटन का थर्ड लॉ, संवेग संरक्षण का नियम। तीसरा, पलायन वेग का मान। फिर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की बात करें तो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन हमेशा समुद्र तट के किनारे होगा और रॉकेट लॉन्च ऐसे होगा, ना कि ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। इसकी दिशा क्या होगी? ऐसी होगी, ठीक है, क्योंकि इसी तरफ से आपको हाँ, इसमें एक बात है कि समुद्र तट के पास होगा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन और इस साइड ही होगा, मतलब पूर्व की तरफ होगा, इस तरफ नहीं होगा, क्योंकि रॉकेट लॉन्च हमेशा ऐसा ही होता है, दाहिनी तरफ, है ना, ऐसे नहीं होगा। तो ये जो रॉकेट लॉन्च होगा, मान लीजिए कभी अनसक्सेस हुआ या कोई चीज़ गिरी भी, तो कहाँ गिरेगी? समुद्र में। यदि आप इसको इस तरफ स्थापित कर दोगे तो ये अनसक्सेस हुआ तो कहाँ गिरेगा? बेंगलुरु में गिरेगा और फिर आपदा आ जाएगी। या कोई मान लीजिए आपने छोड़ा इसको और इसके पार्ट यहाँ गिरे आसपास कर्नाटक में, तो फिर वहाँ दिक्कत होगी। इसलिए इसको स्थापना कहाँ होगी? हमेशा पूर्वी तट पर होगी, मतलब महाद्वीपों के पूर्वी तट पर होगी, किसी भी देश के पूर्वी तट पर होगी, समुद्र तट के किनारे होगी और विषुवत रेखा के पास होगी। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है। ये सारी बेसिक बातें हैं जो आपको समझानी थी, सिद्धांत है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी एक दो बात लिख लो तेज गति से। क्या हेडिंग डाला है? कुछ लिखा है कि भाई? प्रक्षेपण यान पहला लिखो जल्दी से। प्रक्षेपण यान, डेश लगाओ, प्रक्षेपण यान। डेश लगाओ। पृथ्वी से किसी पिंड को वायुमंडल में स्थापित करने वाला वाहन। पृथ्वी से किसी पिंड को वायुमंडल में स्थापित करने वाला क्या है? वाहन है, व्हीकल है। नीचे लिखो सिद्धांत। सिद्धांत में मुख्य तौर पर 2 बातें, एक है आपके पास में न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया, यही है नियम, ठीक है ना।
दूसरा संवेग संरक्षण का नियम। पहला है क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होगी, मतलब क्रिया नीचे की तरफ तो प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम इसमें आप लिख दो, सामान्यतः बाह्य बल के अभाव में किसी पिंड का वेग नियत रहता है। यहाँ पर लेकिन लिखना, लेकिन के आगे लिखना चाहोगे जल्दी से, थोड़ा हो गया ये सब। हाँ, लेकिन रॉकेट के उड़ने के क्रम में ईंधन की मात्रा में लगातार कमी आती है। जिससे रॉकेट का भार कम होता है और वेग बढ़ता जाता है। रॉकेट का भार कम होता है और वेग बढ़ता जाता है। हाँ, अगला बिंदु यहाँ पर लिखो अलग से, पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर डेस लगा के लिखो, रॉकेट का शुरुआती वेग इससे अधिक होना चाहिए। इसलिए रॉकेट में अक्सर बूस्टर लगाया जाता है। बूस्टर डोज लिया कि नहीं भाई आप लोगों ने, कोरोना का? ले लो, सेहत के लिए लाभदायक ही है ना। अब तो नाक से लेने वाला भी आ गया है सीधे। जिस किसी को इंजेक्शन से डर लगता होगा तो सीधे नेशनल वैक्सीनेशन हो रहा है ना। चलो, पलायन वेग हो गया। अगला यहाँ पर अन्य बिंदु लिखो, जल्दी से लिखो अन्य बिंदु, थोड़ा स्पीड से भाई, समय निकलता जा रहा है। अन्य बिंदु डेस लगाओ जल्दी से। पहला प्रक्षेपण केंद्र, डेस लगाओ उसी के आगे। प्रक्षेपण केंद्र समुद्र तट के किनारे, उसी के नीचे लिखो, डेस लगा के दूसरा डेस लगाओ। विषुवत रेखा के समीप महाद्वीपों के, तीसरा पॉइंट लिख लो, महाद्वीपों के या किसी देश के पूर्वी तट पर होता है। ठीक है, इतनी बातें। अब अगला पॉइंट, प्रक्षेपण यान के ईंधन। तो ईंधन दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः, एक सरल इंजन जिसको कहा जाता है सरल ईंधन, और एक होता है जटिल ईंधन। सरल ईंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही बॉक्स में दो चीज़ें डाली जाती है। अब एक काम करो, प्रक्षेपण यान के ईंधन लिखा है, यही कोष्टक में लिख दो प्रणोदक।
ईंधन को क्या कहा जाता है? प्रक्षेपण यान में जो ईंधन हम डालते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रणोदक कहते हैं। ठीक है, प्रणोदक। और यहीं पर ऊपर में ही ऐसे लिख दो, ईंधन प्लस आक्सीकारक, ईंधन प्लस आक्सीकारक। इसका मतलब ये हुआ कि प्रणोदक किस किस से मिलकर बन रहा है? ईंधन और आक्सीकारक से। मतलब ईंधन होगा और साथ में आक्सीकारक डाला जाएगा, क्योंकि जो प्रक्षेपण यान आप बना रहे हो वो कहाँ के लिए बना रहे हो? वायुमंडल के बाहर किसी चीज़ को भेजने के लिए, और वायुमंडल के बाहर ऑक्सीजन नहीं है। और किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, ईंधन को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आग को भड़काती है, जलाती है। यद्यपि जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन आग जलाने में उसी का हाथ है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो जीवन के लिए नुकसानदायक है, लेकिन आग बुझाती है। ठीक है। तो ईंधन प्लस आक्सीकारक डाला जाता है। और देखो इसमें सरल, हमने कहा कि दो प्रकार के ईंधन हैं, एक सरल और एक जटिल। तो सरल ईंधन का मतलब ये हुआ कि इसी में फ्यूल प्लस ऑक्सीकारक डाल दिया जाएगा। जब एक ही बॉक्स में यानी एक ही टैंक में डाल दिया जाए तो सरल है, काम आसान है, एक ही साथ रख दिया। ठीक है। लेकिन जटिल ईंधन इसीलिए क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है? फ्यूल को अलग और ऑक्सीकारक को अलग रखना पड़ता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के रूप में जिस किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या होगी? वो ठोस अवस्था में होगी, ठोस अवस्था में होती है। और उसका नाम है क्या? STPB। STPB और LTPB, है ना? फुल फॉर्म अभी लिखवा देंगे। STPB और LTPB ये नाम है ईंधन के रूप में। ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में O2 के बुलबुलों का प्रयोग किया जाता है। अब इनको साथ में रखना आसान है क्योंकि ये ठोस है और इसमें ये गैस मिलेगी नहीं, मिल नहीं पाएगी। ठीक है, इसलिए एक ही टैंक में रखना आसान है। लेकिन जटिल ईंधन इसलिए है क्योंकि उसमें फ्यूल अलग रखना होता है और ऑक्सीकारक अलग रखना पड़ता है। अब फ्यूल अलग इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि फ्यूल कैसा है? द्रवित अवस्था में है। फ्यूल है द्रवित अवस्था में, है ना? तो इसमें जो ईंधन होगा वो द्रव अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा। और आक्सीकारक वो तो गैस ही होगा, है ना? O2 के रूप में। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? प्रक्षेपण यान में जिस ईंधन का हम प्रयोग करते हैं उसको प्रणोदक कहते हैं, क्योंकि उसमें ईंधन और आक्सीकारक दोनों ही चीज़ें उपलब्ध होती है। अब इसी आधार पर दो प्रकार के ईंधन होते हैं, एक होता है सरल और एक होता है जटिल ईंधन। सरल इसलिए क्योंकि ईंधन और आक्सीकारक एक ही टैंक में डाल दिया। जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्रक्षेपण यान है और यहाँ पर आपने फ्यूल रखा है, मान लीजिए। ठीक है, तो आपने एक टैंक बनाया और उसी में दोनों चीज़ फ्यूल और आक्सीकारक को डाल दिया। लेकिन जटिल ईंधन में आप ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पर द्रव ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको दो टैंक बनाने पड़ेंगे अलग अलग ऐसे, और दोनों टैंकों में अलग अलग चीज़ रखनी पड़ेगी, एक में फ्यूल और एक में आक्सीकारक। तो वहाँ जटिलता बढ़ जाती है, थोड़ी सी कठिनाई बढ़ जाती है। हम समझने में, आपको समझाने में बहुत आसानी से आप, अरे सर दो डब्बा ही तो रखना है, एक में फ्यूल रखना है, एक में ऑक्सीजन रखने है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनको जलाना भी है, और जलाने के साथ साथ उस वहाँ पर जब जलेगा वो, तो वहाँ का टेम्परेचर जलने के बावजूद कम रहना चाहिए। तो ये बड़ी चुनौती है। ठीक है, अब देखो ईंधन के आधार पर यहाँ ये जटिल ईंधन में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? द्रव का। अब ये द्रव जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। इसके भी दो प्रकार हो गए भाई।
एक सामान्य तापमान पर द्रव होगा और मतलब द्रवीभूत ईंधन होगा, और दूसरा एक होगा अति निम्न तापमान पर। अति निम्न तापमान पर ईंधन होगा। जो सामान्य तापमान पर जो ईंधन होता है उससे जो प्रणोदक बनता है उसको कहते हैं विकास इंजन। इससे जो इंजन बनेगा इसको क्या कहेंगे? विकास इंजन कहेंगे। यदि किसी प्रक्षेपण यान में सामान्य तापमान वाले द्रवीभूत ईंधन का प्रयोग किया जाता है और उससे जो उससे जो इंजन बनेगा वो कैसा इंजन होगा? विकास इंजन। विकास इंजन का नाम है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, विक्रम साराभाई के नाम पर ये विकास इंजन का नाम रखा गया है। ठीक है, ये अभी आप सामान्य तौर पर पूरा फ्लो चार्ट आप बना लो, फिर एक एक चीज़ें हम आपको लिखवा देंगे, थोड़ा स्पीड से लिखना पड़ेगा। दूसरा बात, अति निम्न तापमान पर। अति निम्न तापमान पर मतलब क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन बनेगा इससे। क्रायोजेनिक इंजन बनेगा। ठीक है, अति निम्न तापमान को इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करोगे तो क्रायोजेनिक ही होता है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अति निम्न तापमान मतलब क्रायोजेनिक। ठीक है, तो अति निम्न तापमान पर जो इंजन बनेगा वो क्रायोजेनिक इंजन बनेगा। अब इस इंजन में अति निम्न तापमान पर क्या डालना है हमको? ईंधन के रूप में हाइड्रोजन डालना है और ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन डालना है। लेकिन जैसा कि नाम है अति निम्न तापमान पर, तो बहुत निम्न तापमान पर डालना पड़ेगा। हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ईंधन के रूप में क्रायोजेनिक इंजन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, फला फला, हाइड्रोजन। ठीक है, अति निम्न तापमान पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 253 डिग्री सेल्सियस माइनस में। और ऑक्सीजन का ऑक्सीकारक के रूप में, तो ऑक्सीजन का कितना? -183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस अवस्था पे अभी तो हमारा टेम्परेचर कितना है यहाँ? जबलपुर का, इंदौर का, जहाँ भी होगा। ठीक है, तो कितना होगा? 7-8 होगा, है ना? 9 होगा, 10 होगा, ऐसे ही कुछ होगा। कल 9 था। ठीक, तो भाई इसको उतने लो टेम्परेचर पे ले जाओगे तो धातु भंगुर अवस्था में चले जाएगी कि नहीं चले जाएगी? ठीक है, तो इतने निम्न तापमान पर उस गैस को, उस धातु को द्रव अवस्था में ले जाना है। पहली बात, गैस अवस्था से कहाँ ले जाना है? द्रव में। अब द्रव से उसको भंगुर होने से रोकना है, द्रव में ही रहे। -253 डिग्री सेल्सियस पर भी हाइड्रोजन क्या रहे? द्रव अवस्था में ही रहे। ये बड़ी चुनौती है, इसीलिए क्रायोजेनिक इंजन बनाना इतना आसान काम नहीं है। गिने चुने देश ही बना पाए हैं। ठीक है, इसीलिए क्रायोजेनिक इंजन को थोड़ा बहुत जटिल इंजन कहा जाता है। अब जितनी ज़्यादा जटिलता है उतना ज़्यादा पावर भी मिलेगा। इतना जटिल काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? ज़्यादा पावर के लिए कर रहे हो ना भाई, कम ईंधन में ज़्यादा पावर आपको मिल जाए। जितनी सरलता है उतना कम पावर मिलेगा। तो ठोस ईंधन का जहाँ इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पावर कम मिलेगा, क्योंकि आसानी से बन जा रहा है। जो काम आसानी से हो जाए तो फिर उसमें पावर कम लगती है ना? तो यहाँ पर आसानी से मिल गया, आपने आसानी से बना दिया, मतलब इससे पावर कम मिलेगी। यहाँ पर जैसे ही आप द्रव में जाओगे, सामान्य ताप वाले में थोड़ा सा पावर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। तो क्रायोजेनिक इंजन से जो पावर जनरेट होती है उससे आप बड़े बड़े पिंडों को, हेवी वाले, उसको आप दूर दूर तक भेज पाते हो। मतलब कम ईंधन से अधिक थ्रस्ट, अधिक ऊर्जा, अधिक बल प्राप्त होता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? यहाँ पर ऊर्जा, यहाँ पर पावर थोड़ा कम मिलेगा। जैसे जैसे जटिलता बढ़ेगी, जैसे यहाँ पर आओगे विकास इंजन, इससे पावर इसकी तुलना में ज़्यादा मिलेगा और यहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक, जब यहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा इसका मतलब ये है
कि भाई इससे आप अधिक भार के पिंडों को HEO में स्थापित कर सकते हो। इससे HEO में पहुंचा सकते हो क्या? नहीं पहुंचा सकते इसका इस्तेमाल करके, क्योंकि इसका पावर ही नहीं है इतना। इससे भी नहीं पहुंचा सकते आप HEO में। HEO में यदि किसी को भेजना है तो आपको किस में बैठ के जाना पड़ेगा? इसमें। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये मान लो डेमो ट्रेन है, ये सुपर फास्ट और ये बुलेट, समझ में आई? अब इससे भी ज़्यादा यदि पावरफुल कभी बन जाए तो क्या नाम आएगा? हाइपर लूप ट्रेन बन गई है। ठीक है, नाम सुना है कि नहीं भाई? अभी सुना ना? तो बुलेट ट्रेन की स्पीड 400-450 किलोमीटर पर आवर और हाइपर लूप की 1200 से 1500 किलोमीटर पर आवर रहती है। ठीक है, और वो चाइना में बन चुकी है। अब हमारे यहाँ भी प्रोजेक्ट चल रहा है आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो अपडेटेड रहिए। ये हो गया, थोड़ा जल्दी से स्पीड पे ये पूरा फ्लो चार्ट बन चुका कि भाई आप लोगों को? हाँ, थोड़ा 2-4 पॉइंट लिख लो जल्दी से पीटी के फैक्ट के अकॉर्डिंग। पहला बात, प्रणोदक तो ऊपर ही लिख लिया ना? हाँ, ये भी बन चुका है। हाँ, क्या क्या करना है इसका? अच्छा, विकास इंजन में ईंधन। अच्छा, ये फ्लो चार्ट सामान्य बना है ना, तो इसमें जो ईंधन होगा वो होगा UDMH। इसमें लिख लो। हाँ, बिल्कुल सही, इसमें UDMH लिखो ईंधन के रूप में। उसी के नीचे लिख लो ऐसा एरो खींच के, ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल? UDMH, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजीन, ये पूरा नाम है। अभी एक काम करो, अब आप ये तो बन चुका, पूरा समझ में भी आ गया। अब आप जो ये इसका है, इसका फुल फॉर्म लिख लो, UDMH का फुल फॉर्म लिख लो। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है पीटी के लिए। चलो लिखो जल्दी। STPB, STPB क्या है बताओ? हाइड्रोक्सिल STPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन। ठीक है, ये पूरा नाम है। एक है LTPB, तो L हो जाएगा अलग थोड़ा सा, लैक्टोन, बाकी सब सेम। UDMH। अब सवाल यदि थोड़ा जटिल आने लगे तो यहाँ से इसी प्रकार से आएगा कि इसका फुल फॉर्म पूछ ले, या ऐसा पूछ ले कि भाई द्रव ईंधन के रूप में प्रणोदक में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये है UDMH, ये द्रव ईंधन है। और ये दोनों ठोस है, ये दोनों ठोस है, और ये द्रव है ना? तो UDMH डेस लगाओ, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजीन। अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजीन इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये तीनों का फुल फॉर्म हो गया। अब अगला हेडिंग डालो, क्रायोजेनिक इंजन। हेडिंग डालो जल्दी से ज़रा, क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन जैसा लिख रहे हैं वैसे ही आप लोग लिख दो, क्रायोजेनिक इंजन। इसमें ईंधन होगा एक, और दूसरी तरफ क्या होगा? ऑक्सीकारक। तो ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होगा बताओ जल्दी? हाँ, किसका इस्तेमाल होगा भाई? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्यों होगा ईंधन के रूप में? केवल फ्यूल बताना है ना अभी तो -253 डिग्री सेल्सियस पर H2 गैस
हाइड्रोजन गैस का। लेकिन हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में होना चाहिए? द्रव के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले ही आपको बताया है क्या, ये जो ईंधन है ये कौन सी अवस्था में है भाई? द्रव अवस्था में है। और इसमें दो प्रकार के द्रव, एक सामान्य ताप वाला और एक अति निम्न ताप वाला। तो द्रवीभूत अवस्था में होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस के रूप में नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन गैस तो रहेगी, लेकिन उसको पहले कहाँ लाना है? द्रव के फॉर्म में लाना है और उसको फिर वहीं पर बना के रखना है। ठीक है, तो द्रवीभूत अवस्था में यहाँ एरो को हटा देते हैं वरना गैस ही समझ जाओगे। H2 द्रव लिख दो, है ना। -253 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन कैसी अवस्था में होना चाहिए? द्रव अवस्था में होनी चाहिए। और ऑक्सीकारक के रूप में भाई ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा -183 डिग्री सेल्सियस पर। O2 का कौन सी अवस्था में होगी? ये भी द्रव अवस्था में। तो क्रायोजेनिक इंजन जब आप इन दोनों को मिलाओगे और फिर वहाँ पर होगा एक दहन कक्ष, जहाँ पर ये दोनों आकर एक एक पाइप से ऐसे आएंगे दोनों, और फिर यहाँ पर जलेंगे। और जब ये जलेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। लेकिन बढ़े हुए टेम्परेचर के बावजूद भी, मतलब देखो ये भी एक ही जगह है, ये भी एक ही प्रक्षेपण यान में, सब एक ही प्रक्षेपण यान की बात हो रही है। और वो उसी प्रक्षेपण यान में ये भी है दहन कक्ष, वहाँ जल रहा है फ्यूल और ऑक्सीकारक। उसके बावजूद आपको क्या करना है? इसका टेम्परेचर इतना मेंटेन रखना है, मतलब इसका ताप यहाँ नहीं पहुँचने देना है, इसका ताप इसी टैंक तक सीमित रहे, इसकी ऊर्जा बाहर निकले ही नहीं। जैसे थर्मस, ऐसे थर्मस में गर्म पानी भरा है, गर्म चाय भरी है, दूध भरा है, जो भी है, तो उसका टेम्परेचर उस तक ही सीमित है, बाहर से आप पकड़ सकते हो आराम से। मिल्टन की बोतल पकड़ के देखो, वो ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है ना। जितना मर्जी चाहे गर्म पानी भर दो और बाहर से पकड़ लो आराम से, कभी गर्म ही नहीं लगता है, लगता है क्या? तो वैसी धातु चाहिए यहाँ पर कि इसको इस ऐसे टैंक में रखा जाए कि इसका टेम्परेचर बाहर ना आए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है ये पंपिंग यूनिट, ये पंप जुड़े हुए हैं, है ना। और पंप के सहारे ये उष्मा क्या हो सकती है? इधर जा सकती है, लेकिन फिर भी नहीं जाने देना है। इसीलिए सबसे जटिल काम है। समझ में आ रही बात? तो क्रायोजेनिक इंजन को बनाना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है ये, पहली बात कि हाइड्रोजन को द्रव अवस्था में रखना है इतने कम टेम्परेचर पर, ऑक्सीजन को इतने कम टेम्परेचर के बावजूद ठोस नहीं होने देना है, द्रव अवस्था में रखना है। फिर जब वो जलेगा तब पंपिंग यूनिट ऐसी होनी चाहिए कि इसका टेम्परेचर यहाँ ना पहुँचे, तब जाके आप सफल हो पाओगे। ठीक है। और भारत को सफल होने में 20 साल लग गए, भारत के पूरे वैज्ञानिक लग गए, उसके बावजूद भी 20 साल लग गए। तो सोचो कितना कठिन काम होगा। ठीक है। तो क्रायोजेनिक इंजन का ये, अब इससे क्या होता है, इसका महत्व क्या है? अगला पॉइंट यहीं पर जल्दी से लिखो, महत्व। महत्व लिखो पहला। अच्छा, महत्व डेस लगाओ। कम ईंधन से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति, कम ईंधन से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति, शॉर्ट में बिल्कुल, कम ईंधन से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति, कम ईंधन से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति। एरो खींचो नीचे और 1 2 3 लिखो। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? या तो अगला पॉइंट लिख सकते हो उपयोग, है ना। उपयोग लिखो जल्दी जल्दी एक एक शब्द में। पहला, 4 टन वजनी, 4 टन वजनी, 4 टन मतलब कितना किलो? 4000 किलोग्राम, है ना। 4 टन वजनी रॉकेट को HEO में पहुंचाना, 4 टन वजनी रॉकेट को HEO में पहुंचाना। दूसरा, आत्मनिर्भरता। अब इससे क्या आ जाएगी? आत्मनिर्भरता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट लिखो, अंतर्ग्रही मिशन। अंतर्ग्रही मिशन मतलब दूसरे ग्रहों पर यदि भेजना है तो उनकी दूरी तो बहुत ज़्यादा है ना, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या चाहिए?
क्रायोजेनिक इंजन चाहिए? अभी आप धक्का मार मार कर पहुँचाए हो। मंगल ग्रह पर हमारा जो मिशन गया था वो PSLV के थ्रू गया था, तो हमने क्या किया उसमें? चालू बंद, ठीक है। उसका पता है कि नहीं चीज़ें आपको? चलो आगे बात करेंगे जब मंगलयान की बात करेंगे, अभी थोड़ा स्पीड से। तीसरा बात जल्दी से, अंतर्ग्रही हो गया, हाँ। चौथा लिखो, हाँ उसमें लिखो अंतर्ग्रही हो गया, हाँ। अगला लिखिए उसमें GSLV मैक 3 का निर्माण। ठीक है, इतना पर्याप्त है, क्योंकि अब देखो यहाँ से पता चल गया ये बात कि भाई GSLV में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता होगा। ओके, तो ये प्रक्षेपण यान का बेसिक है, और ये आपके पास क्रायोजेनिक इंजन ऐसा होता है, इस प्रकार का। ठीक, इसमें ये सब पंपिंग यूनिट बनी हुई है, ये सब पंपिंग यूनिट है, ये दहन कक्ष है, यहाँ से लिक्विड फ्लो होता है और यहाँ आता है, यहाँ जलता है, इस प्रकार की पूरी प्रोसेस होती है। एक डब्बा इधर है, दूसरा डब्बा इधर है, एक में क्या होगा? फ्यूल होगा, और एक में ऑक्सीकारक होगा। दोनों आ रहे हैं यहाँ, और ये दहन कक्ष में जल के फिर आपको पावर जनरेट करके देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसमें काम होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसका प्रोफाइल वाला। ठीक है, ये ऑक्सीजन वाला टैंक है, ये हाइड्रोजन वाला टैंक है। ये दोनों पंपिंग यूनिट से यहाँ आते हैं, यहाँ जलते हैं और फिर नीचे से धुआं निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। सारे ईंधन इसी प्रकार से काम करते हैं, लेकिन जटिलता केवल कहाँ है? माइनस वाले टेम्परेचर में जाकर भी उसको क्या करना है? द्रव अवस्था में रखना है। ठीक है, ये जटिलता है। चलो तो एंड करते हैं। बाकी अब आपको जो है भारत के जो प्रक्षेपण यान है वो हम कल देख लेंगे। एक बार में सारा प्रक्षेपण यान फिनिश हो जाएगा, है ना।